नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्लेन में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक ऐसी किले के बारे में जिसने सबसे अधिक खूनी लड़ाइयाँ देखी, जिस किले में सबसे अधिक जौहर हुए। यानी हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की राजस्थान फोर्ट हिस्ट्री का यह सबसे महत्वपूर्ण किला है। चित्तौड़ की गिनती भारत के सबसे बड़े किलों में से की जाती है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। मध्यकालीन राजस्थान इतिहास में यह मेवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस पर गोहिल एवं सिसोदिया वंश का शासन रहा। 180 मीटर की ऊंचाई पर बना यह विशाल किला 691.9 एकड़ भूभाग में फैला हुआ है। आज हजारों की संख्या में पर्यटक चित्तौड़गढ़ के किले को देखने के लिए आते हैं। तो चलिए इस किले का इतिहास जानते हैं। वीरता, त्याग, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक चित्तौड़गढ़ का किला साहित्य की दृष्टि से विशिष्ट है। किले के संबंध में प्रसिद्ध लोकोक्ति गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया किले की सुदृढ़ता और स्थापित की श्रेष्ठता की ओर इंगित करती है। राजस्थान का गौरव और किलों का सौरमौर कहलाने वाला चित्तौड़गढ़ का किला अजमेर खंडवा रेल मार्ग पर चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 3 किलोमीटर दूर गंभीरी एवं बेड़स नदियों के संगम तट के निकट अरावली पर्वतमाला की एक विशाल पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1850 फीट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर व चौड़ाई 2 किलोमीटर है। दिल्ली से मालवा और गुजरात को जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण मध्यकाल में इस किले का सामरिक महत्व था। चित्तौड़गढ़ के किले के निर्माता के बारे में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मौर्य शासक चित्रांग ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। उसी का अपभ्रंश चित्तौड़ है। मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य से 8वीं शताब्दी में गोहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने इस पर अधिकार कर लिया। 10वीं शताब्दी के अंत में मालवा के परमार शासक मुंज ने चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के नियंत्रण में चला गया। 12वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पुनः गोयल का आधिपत्य हो गया था और 1303 में इसे अलाउद्दीन खिलजी ने हस्तगत कर लिया। 1326 में सिसोदी के राणा हमीद ने गोहिल सिसोदिया वंश को प्रतिस्थापित कर दिया था। 1568 से 1615 ईस्वी तक यह किले मुगलों के अधीन रहा। 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि के परिणाम स्वरूप यह पुनः गोहिल वंश को प्राप्त हुआ। तब से 1947 ईस्वी तक इस पर मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया शासकों का यह अधिकार रहा। दोस्तों इस किले में 3 जौहर हुए थे। सबसे पहले रानी पद्मिनी ने 700 राजपूत महिलाओं के साथ इस किले में जौहर किया था। उसी कुंड में राजपूताना आन की खातिर 2 बार राजसी परिवारों की महिलाओं अग्नि में समाई गई। कहा जाता है कि खिलजी ने रानी पद्मिनी को एक दर्पण में देखा था और देखते ही रानी पर मोहित हो गया था। मोहम्मद जायसी की लिखित किताब पद्मावती में बताया गया है कि राघव चेतन नामक व्यक्ति ने रची थी साजिश। राघव चेतन चित्तौड़ की राजसभा में एक कलाकार था जो जादू भी जानता था। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों को मारा था। एक बार राजा रतन सिंह ने महल में गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त राघव चेतन को देखने पर विवश नहीं किया तो मान लेना राघव चेतन इस संसार में था ही नहीं, एक विचार था जो हवा में उसे फौरन अपने महल से निष्कासित कर दिया था। राघव चेतन को राज्य से निकालने पर उसके अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया और उसके सामने रानी पद्मिनी का चित्र बनाकर पेश किया था। खिलजी रानी का चित्र देखते ही आकर्षित हो गया और किसी भी कीमत पर चित्तौड़ का किला, उसकी संपत्ति और साथ ही रानी पद्मिनी पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने यहाँ एक चाल चलते हुए रतन सिंह के सामने एक मांग रखी। वो सिर्फ रानी की परछाई देखकर वापस चला जाएगा, ये उसकी मांग थी। खिलजी की इस मांग को राजा रतन सिंह ने पद्मिनी के सामने रखा और युद्ध न होने के लिए उन्हें खिलजी को मिलने के लिए मना भी लिया। रानी पद्मिनी रतन सिंह से बात मान तो गई, लेकिन वह खिलजी के सामने नहीं आना चाहती थी। लिहाजा शीशी का इस तरह प्रबंध किया गया था कि सुल्तान रानी की छाया उसमें देख सके। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पर मोहित हो गया था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो रानी पद्मिनी को लिए बिना दिल्ली नहीं लौटेगा। खिलजी और रतन सिंह के बीच युद्ध हुआ। वर्ष 1303 में जब राजा रतन सिंह और खिलजी के बीच युद्ध चल रहा था और युद्ध थमने की सूचना के साथ ही राजा रतन सिंह के शहीद होने की सूचना भी महल में आई। जैसी महाराज रतन सिंह की मौत की खबर महल तक पहुंची, महारानी पद्मिनी की अगुवाई में महल की सभी रानियां एवं उनकी सैनिक पत्नियां किले के गुप्त मार्ग से जौहर स्थल तक का सफर किया और सबसे पहले रानी पद्मिनी ने उसमें छलांग लगा दी। राजपूताना महिला और रानी पद्मिनी के जौहर के बाद
जौहर कुंड में रानियों के विलाप और चिल्लाहट की आवाज़ इतनी तेज थी कि फौरन खिलजी ने इस किले के दरवाजे को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। उसके कई वर्षों के बाद चित्तौड़गढ़ के राजा ने इसको फिर महिलाओं की वीरता के प्रतीक स्थल के तौर पर खुलवाया था। तो दोस्तों ये था पहला जौहर। अब बात करते हैं दूसरे जौहर की। दूसरा जौहर सन 1534-35 में हुआ, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। राजमाता रानी कर्णावती दुर्ग की सैकड़ों वीरांगनाओं 13,000 ने जौहर का अनुष्ठान कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी प्रकार तीसरा जौहर मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में चित्तौड़ पर धोखेबाजी से आक्रमण किया। यह जौहर जैमल और फत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। इसमें फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकमर एवं महाबली जैमल मेड़तिया जी की धर्मपत्नी के नेतृत्व में 700 रानियों ने जौहर किया था। तो दोस्तों ये 3 जौहर थे जो चित्तौड़गढ़ में हुए थे। दोस्तों आप कभी चित्तौड़गढ़ जाएं तो आपको वहाँ 7 दरवाजे मिलेंगे। सबसे पहला दरवाज़ा पाडल पुल, दूसरा दरवाज़ा भैरव पुल, तीसरा हनुमान पुल, गणेश पुल, लक्ष्मण पुल, जौली पुल और राम पुल। इनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जो मुख्य दरवाज़ा है उसे सूरज पुल के नाम से जानते हैं, जहाँ से सीधा युद्ध स्थल दिखाई देता है। जैसे ही आप किले की चढ़ाई करते हैं वहाँ आपको एक कुंभा महल दिखेगा। यह वही कुंभा महल है जहाँ महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ। उदय सिंह की प्राणों की रक्षा के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन सिंह को मरवाया था। अपने पुत्र की मौत के दर्द को लेकर वह कुंभलगढ़ चली गई थी। तो दोस्तों यह था चित्तौड़गढ़ का इतिहास। अगर आप कभी घूमने जाएं तो चित्तौड़गढ़ किले को तो ज़रूर घूम के आना, क्योंकि यह बहुत ही ऐतिहासिक किला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।